सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। बिहार में विधानसभा चुनाव की गतिविधियां जो हैं बड़ी तेज़ी से शुरू हो गई हैं और ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि कोरोना संकट के बाद पहली बार किसी राज्य में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है और ये एक तरह से लिटमस टेस्ट होने जा रहा है कि कोरोना का कितना प्रभाव आम जनता पर पड़ा है। बीजेपी का भी टेस्ट होगा और उसके साथ साथ बिहार में जो बीजेपी के सहयोगी नीतीश कुमार हैं, जनता दल यूनाइटेड है, उसका भी टेस्ट होगा। पहला चुनाव है मार्च में जब देश में लॉकडाउन की शुरुआत हुई और उसके बाद अब जब देश में थोड़ा नॉर्मल स्थिति होती जा रही है, उसके बाद ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो ये चुनाव होगा उस पर किन किन चीज़ों का इम्पैक्ट होगा। क्या लॉकडाउन के बाद जो प्रवासी मजदूर लौट कर बिहार गए थे, जिनको रास्ते में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, डंडे खाने पड़े, पैदल चलना पड़ा सैकड़ों किलोमीटर तक, वो जो अभी सरकार है यानी नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार है उसका समर्थन करेंगे या फिर उनसे अलग हटकर एक नया रास्ता लेंगे, यानी आरजेडी कांग्रेस का गठबंधन जो है वो एक नई शुरुआत करेगा। जो अभी तक स्थिति है उसको देखकर ये लगता है कि बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड दोनों ही बहुत सख्ती के साथ अपनी ज़मीन पर खड़े हुए हैं और ऐसा बहुत सारे लोगों का कहना है कि इस गठबंधन को हिलाना बहुत मुश्किल है, लेकिन इसको हिलाने की कोशिश हाल फिलहाल में गठबंधन के भीतर से ही हो रही है। पहले मैं यहाँ एक साफ कर दूँ कि बिहार में अभी जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार है उसमें नीतीश कुमार की पार्टी जो है जनता दल यूनाइटेड वो तो है ही, उसके साथ साथ बीजेपी है दूसरे नंबर की पार्टी और तीसरे नंबर की पार्टी जो है वो लोक जनशक्ति पार्टी है, जिसके नेता रामविलास पासवान जो केंद्रीय मंत्री हैं वो हैं और उनके बेटे चिराग पासवान हैं। इसके साथ साथ अभी हाल में ही जीतन राम मांझी जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जिनकी पार्टी हम के नाम से मशहूर है, उनको भी जो एनडीए है उसमें लाने में नीतीश कुमार को सफलता मिल गई है। अब जीतन राम मांझी के आने से चिराग पासवान और रामविलास पासवान जो है वो काफ़ी परेशान है। कारण ये है कि दोनों ही दलित नेता हैं और इनफैक्ट जो अगर वास्तविकता देखा जाए तो रामविलास पासवान जो है बिहार के समृद्ध दलितों के नेता हैं और जीतन राम मांझी जो हैं वो जो अत्यंत गरीब दलित हैं उनके नेता हैं। तो जो कुछ चल रहा है उस पर अभी से क्या अनुमान लगाया जा सकता है, इसको समझने से पहले जो वहाँ पर घटनाएं शुरू हो गई हैं उन पर एक नज़र डालना बहुत ज़रूरी है। आज ही बिहार में जनता दल यूनाइटेड ने अपनी डिजिटल रैली की शुरुआत की, जिसको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संबोधित किया। वहीं बिहार में कांग्रेस का एक सम्मेलन बुलाया गया और इधर जो संसदीय दल है लोक जनशक्ति पार्टी का उसकी बैठक जो है दिल्ली में बुलाई गई। लोक जनशक्ति पार्टी के जो संसदीय पार्टी है उसकी बैठक में एक गंभीर संकेत दिया उन्होंने और उन्होंने ये बताया, पार्टी के लोगों ने बताया कि चिराग पासवान को बिहार में 90 उम्मीदवारों की सूची दे दी गई है और उसके अलावा कम से कम 50-60 और उम्मीदवारों की सूची जो है वो जल्दी ही दी जाएगी। चिराग पासवान ज़्यादा से ज़्यादा सीट लेना चाहते हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कटु आलोचकों में से एक हैं। दूसरी तरफ नीतीश कुमार जो हैं वो भी चिराग पासवान और रामविलास पासवान की जो पार्टी है उसको बहुत अहमियत देने की कोशिश नहीं करते। जेडीयू के नेता जो हैं वो बार बार कह रहे हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी और रामविलास पासवान और चिराग पासवान वो बीजेपी के सहयोगी हैं, वो समझे। और अब जेडीयू ने यानी नीतीश कुमार ने अपने सहयोगी के रूप में जीतन राम मांझी को अपने साथ कर लिया है। सवाल ये है कि टिकटों के बंटवारे पर क्या होगा। क्या जो चिराग पासवान बहुत दिनों से ये बात कर रहे हैं कि वो 150 तक सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, ये होगा। उनकी पार्टी के एक प्रमुख नेता का कहना है
कि वो उन सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे जहां से जेडीयू चुनाव लड़ेगा। क्या ये सचमुच गंभीर है मामला, या फिर ये सिर्फ सीटों का जो तालमेल है उसको ठीक करने की कोशिश है? बिहार में विधानसभा की कुल 243 सीटें हैं और अभी जो स्थिति साफ हो रही है, दिखाई दे रही है, उसके हिसाब से करीब करीब 100 सीटों पर बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के लोग जो हैं वो चुनाव लड़ेंगे। बच जाती हैं 43 सीटें। पिछले चुनाव में यानी जो 2015 में विधानसभा का चुनाव हुआ था, उसमें लोक जनशक्ति पार्टी यानी रामविलास पासवान की पार्टी को 42 सीटें मिली थी। लेकिन ये तब स्थिति थी जब नीतीश कुमार इनके साथ नहीं थे, यानी एनडीए में नहीं थे। उस समय नीतीश कुमार जो है आरजेडी के साथ, कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे और उन्होंने बीजेपी, एलजेपी और कई और पार्टियों का जो गठबंधन था उसको बुरी तरह से पराजित किया। सरकार भी बनी और फिर बाद में वो आरजेडी से यानी लालू यादव की पार्टी से और उसके नेताओं से अलग हो गए। अलग होकर फिर उन्होंने बीजेपी के साथ सरकार बना ली। ये सरकार अभी तक चल रही है। अब जब चुनाव होने जा रहा है नवंबर में, चुनाव की तारीख की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन चुनाव आयोग ने बहुत साफ कर दिया है कि 29 नवंबर से पहले चुनाव करा लिए जाएंगे। 29 नवंबर को बिहार विधानसभा का जो कार्यकाल है वो पूरा हो रहा है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या एनडीए में विवाद होगा? क्या चिराग पासवान जो है वो सचमुच 150 सीटों पर उम्मीदवार खड़े करेंगे, या उन सभी सीटों पर उम्मीदवार खड़े करेंगे जहां से जेडीयू को उम्मीदवार खड़े होंगे? राजनीति के जो पंडित हैं उनका मानना है कि ये बात जो है वो सही नहीं लगती है। असल में ये चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा सीट लेने की कोशिश है। 2019 के लोकसभा चुनावों के पहले भी चिराग पासवान ने और रामविलास पासवान ने कई एक सख्त रुख अपने अख्तियार किया था और उसका फ़ायदा ये हुआ कि उनको लोकसभा की 6 सीटें मिल गई और उसके अलावा राज्यसभा की 1 सीट भी दी गई, जो कि बिहार के बाहर से, जिस पर रामविलास पासवान जी आए हैं और केंद्र में मंत्री भी। सवाल ये है कि क्या इतनी सीटें इनको मिल पाएंगी? लगता नहीं है। ये बात बहुत साफ लगती है कि जेडीयू 100 से कम सीटों पर नहीं लड़ेगा, शायद कुछ ज़्यादा ही चाहेगा। उसी तरह से बीजेपी 100 से कम सीटों पर नहीं लड़ेगी, उससे ज़्यादा ही चाहेगी। तो बच जाती हैं ये 43 सीटें। 43 सीटों में 2 लोगों का हिस्सा होना अब तय हो गया है। एक तरफ रामविलास पासवान, चिराग पासवान की जो पार्टी है वो ऐसा माना जा रहा है कि 25 से 28 सीटें जो है इनकी पार्टी को मिलेगी और उसके अलावा करीब 12-13 सीटें जो है वो जीतन राम मांझी की पार्टी को मिल जाएंगी और ये एक फॉर्मूला ऐसा होगा जो चुनाव जीतने में मदद कर सकता है। इसका एक पहलू ये भी है कि शुरू में ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि जिस तरह से लॉकडाउन के बाद बिहार में मज़दूरों की बाढ़ आई, मतलब जो प्रवासी मज़दूर थे जो दिल्ली, मुंबई, दक्षिण महाराष्ट्र सब जगह काम कर रहे थे, उनको पैदल बड़ी मुश्किल के साथ आना पड़ा। माफ़ कीजिएगा, नीतीश कुमार जी ने जो है शुरू में उनके बिहार में घुसने पर रोक लगाने की कोशिश की, लेकिन ये हुआ नहीं। धीरे धीरे वो सारे मज़दूर पहुंच गए। तो क्या उनकी नाराज़गी जो है वो दिखाई देगी इस बार? लेकिन बहुत सारे लोगों का मानना है कि मुश्किल लगता है। उसका कारण ये है कि जो ये प्रवासी मज़दूर वापस गए उनको बिहार सरकार ने ज़बरदस्त मदद की है। उनको अनाज, धन, सब कुछ दिया गया। कुछ लोगों का तो ये कहना है कि एक तरह से सरकारी खर्चे पर ये चुनाव जो है वो एनडीए यानी बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन जो है वो लड़ रहा है। बाढ़ के बाद काफ़ी सारा खूब अनाज बांटा गया है, कैश भी बांटा गया है। उसके पहले जो मज़दूर लौट कर आए थे उनको बांटा गया है और एक तरह से उनकी जो नाराज़गी है वो बहुत कम होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन पेच यहीं पर फंसेगा कि क्या रामविलास पासवान और चिराग पासवान की जो पार्टी है वो एक ऐसा रुख अख्तियार कर सकती है जिससे कि नीतीश कुमार को नुकसान हो। तो बहुत सारे राजनीतिक समीक्षकों का मानना है कि ये ऐसा होगा नहीं। 2-4 सीटें आगे पीछे करके और रामविलास पासवान और चिराग पासवान जो है किसी न किसी तरह से एनडीए का हिस्सा बने रहेंगे और
एनडीए में जो बीजेपी सबसे जो राष्ट्रीय पार्टी है वो ये घोषणा कर चुकी है कि चुनाव तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही होंगे। तो ये इनकी एक लाइन तैयार बनी हुई है। दूसरी तरफ जो महागठबंधन है, महागठबंधन जो है उसमें जिसको राष्ट्रीय स्तर पे यूपीए भी कहा जाता है, लेकिन बिहार में उसको महागठबंधन कहते हैं। उसमें आरजेडी है जो लालू यादव की पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल, अब नेतृत्व जो है उनके बेटे तेजस्वी यादव के पास में है। उसके बाद कांग्रेस है, दूसरे नंबर की पार्टी है वहाँ। अब वहाँ पर लोकसभा चुनावों के पहले ही जो है एक जब नया समीकरण बना था तो वीआईपी पार्टी, विकासशील इंसान पार्टी जो है वो आ गई थी। मुकेश सहनी ये मल्लाहों के नेता हैं और नदी के तट वाले हिस्सों में जहाँ मल्लाह बहुत ज़्यादा है वहाँ पर इनकी अच्छी स्थिति है, तो एक ये आ गए हैं। उसके अलावा राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, ये जो है उपेंद्र कुशवाहा इसके नेता हैं, ये कुर्मियों के नेता हैं, वही जो नीतीश कुमार हैं उसी तरह से हैं, तो इनका है। उसके अलावा बातचीत ये चल रही है कि इस बार सीपीआई सीपीआईएमएल को भी जो है वो इस गठबंधन में शामिल किया जाए। और इस गठबंधन में वैसे तो इनका थोड़ा थोड़ा जनाधार कई जिलों में और कई विधानसभा क्षेत्रों में बना हुआ है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि कन्हैया कुमार जो हैं पिछले कोई 4-5 सालों में बिहार के एक प्रमुख नेता के रूप में उभरे हैं। हालांकि लोकसभा का पिछला चुनाव वो गिरिराज सिंह से हार गए थे, बल्कि तीसरे नंबर पर आए थे, लेकिन एक शोर तो मच ही जाता है। वो अच्छे वक्ता हैं और जो लेफ्ट विचारधारा वाले जो सवर्ण हैं या दूसरे लोग हैं उन पर उनका अच्छा असर है। लेकिन सबसे जो बड़ी समस्या आती है कि तेजस्वी यादव का नेतृत्व, क्या तेजस्वी यादव लोगों को ये कन्विंस कर पाएंगे कि उनकी सरकार एक मजबूत सरकार होगी? क्या वो बता पाएंगे कि वो नीतीश कुमार के विकल्प हो सकते हैं? जो राजनीतिक समीक्षक हैं, राजनीतिक पंडित हैं, उनका कहना है कि तेजस्वी अभी तक जो है वो अपनी जो राजनीतिक शक्ति है उसको दिखा नहीं पाए। हालांकि अब उनको पार्टी में अपनी पार्टी का कमान संभाले हुए जो है 5-6 साल हो गए हैं। 2015 में भी जब चुनाव हो रहे थे तब लालू जी जेल में ही थे और तेजस्वी यादव के हाथ में ही जो है नेतृत्व था। लेकिन इन 5-6 सालों में तेजस्वी यादव बहुत मैच्योर हो गए हैं ऐसा नहीं कह सकते। लेकिन एक फैक्टर काम करता है अभी भी कि जो लालू जी के समय में एक समीकरण शुरू हुआ था माई, मुस्लिम और यादव कुल मिलाकर के अभी भी लालू यादव को ही अपना नेता मानता है और वो तेजस्वी यादव के साथ कुल मिलाकर के बना हुआ है। तो एक अच्छी स्थिति उनके लिए ये है। मुस्लिम्स जो हैं वो बड़ी संख्या में काफ़ी उसमें जो है वो आरजेडी के साथ ही हैं, लेकिन नीतीश कुमार की अपनी राजनीति भी है और उन कुछ मुस्लिम पॉकेट्स में उनको वोट ज़रूर मिल जाते हैं, भले ही बीजेपी को नहीं मिले लेकिन उनको मिलते हैं। और उसका कारण ये है कि कम से कम दंगा नहीं होने देते हैं नीतीश कुमार। तो ये स्थिति है। बिहार में कांग्रेस में भी कोई बहुत महत्वपूर्ण कोई नेता नहीं है और ये भी कहा जाता है कि लालू जी जिसको चाहते हैं कांग्रेस में जो प्रमुख होता है वो वही होता है। पिछले चुनाव में यानी 2015 के चुनाव में जब आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस का गठबंधन था तो कांग्रेस को 27 सीटें मिल गई थी। 27 सीटों पर उनकी जीत हुई थी, जो बहुत अच्छी जीत मानी जाती है क्योंकि कांग्रेस बहुत सिकुड़ चुकी है वहाँ। इस बार उनकी भी महत्वाकांक्षा है पर लगता नहीं है कि वो इससे बहुत आगे जा पाएंगे। तो कुल मिलाकर आरजेडी में बहुत ज़्यादा विवाद तो नहीं है, जो ये महागठबंधन है उसमें बहुत ज़्यादा विवाद नहीं है। लोगों ने एक तरफ से मान लिया है कि तेजस्वी यादव ही इसका महागठबंधन का नेतृत्व करेंगे। जीतन राम मांझी अलग हो गए, हालांकि वो पहले शुरू में यही मांग कर रहे थे कि संसदीय एक चुनाव के लिए चुनाव समिति बना दी जाए, टिकट कैसे बटेगा इसके बारे में बताया जाए, पर ये सब हुआ नहीं और वो पार्टी छोड़ करके चले गए। तो ये स्थितियां जो हैं वो बनी हुई हैं। तेजस्वी जो है वो एक जो
मजबूत नेता होता है, जो संघर्ष करता है, वो चेहरा नहीं दिखा पाए। हालांकि वो आजकल ट्विटर पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, लोगों को लगता है कि वो एक्टिव हैं, लेकिन पिछले 6 महीनों में यानी मार्च में जब लॉकडाउन हुआ तब से लेकर अब तक जो है जनसंपर्क का कोई मौका तो मिला नहीं है। दूसरी तरफ बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन को फ़ायदा ये मिला है कि सरकारी तंत्र को जो इस समय कोरोना संकट के कारण और बाढ़ के कारण राहत बांटने का मौका मिला है, वो बड़े पैमाने पर बटा है। वहाँ से बंटवारे में कोई ज़्यादा शिकायतें भी नहीं आ रही हैं, क्योंकि सरकार ने जो अपना खजाना है वो इस काम के लिए खोल दिया है। और इसके चलते ही लोग ये मान रहे हैं कि काफ़ी हद तक जो नाराज़गी थी, जो प्रवासी मजदूर लौट के गए थे उनकी नाराज़गी, बाढ़ पीड़ितों की नाराज़गी काफ़ी हद तक कम हुई है। और फिर बाढ़ जो है वो एक सालाना उत्सव की तरह हो गया है बिहार में, हर साल आता है। और कभी पिछले 25-30 सालों में या शायद आज़ादी के बाद से ही कोई ऐसी बड़ी कोशिश की गई हो कि बाढ़ नहीं आए, नदियों को बांधा जाए, जहाँ ज़रूरत हो उनको मोड़ा जाए, वो हुआ नहीं है। कोसी नदी को तो बिहार का शोक कहते हैं और वो अभी स्थिति बनी हुई है। तो कुल मिलाकर के स्थिति ये सामने आ रही है कि एनडीए यानी जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन और आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन, ये जो है वो आमने सामने तो है, लड़ाई तो है, लेकिन बड़ी चुनौती बनने के लिए जिस तरह से लोगों को ऑर्गेनाइज करना होगा, लोगों के भीतर जो गुस्सा है उसको चैनलाइज करना होगा, उसकी तैयारी जो है वो राष्ट्रीय जनता दल में नहीं दिखाई देती है। नेतृत्व में जो सक्षमता होनी चाहिए थी वो भी तेजस्वी यादव में अभी दिखाई नहीं दे रही है। और इसलिए नीतीश और उनके लोग जो हैं और बीजेपी जो है वो मानकर चल रहे हैं कि उनकी आसान जीत वहाँ हो जाएगी। हालांकि ये चुनाव है, कह नहीं सकते हैं। 2015 को अगर ले लें, 2014 में मोदी लहर में बिहार में भी बीजेपी की स्थिति बहुत अच्छी थी, लेकिन नीतीश कुमार के जाने के बाद जेडीयू और आरजेडी का गठबंधन और कांग्रेस का गठबंधन जो है एक सॉलिड गठबंधन बन गया और बीजेपी वहाँ काफ़ी पीछे रह गई। हालांकि ये अलग बात है कि सीबीआई और बाकी सारी एजेंसियों का लगाम खोल करके और जेडीयू और आरजेडी की सरकार गिरा दी गई। नीतीश जो है फिर बीजेपी के साथ सरकार में आ गए। तो फिलहाल यही स्थिति है। और रही बात लोक जनशक्ति पार्टी की, तो बहुत आक्रामक है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप देखिए, ये राष्ट्रीय अखबारों में जो है उन्होंने विज्ञापन देना शुरू कर दिया है। 4 सितंबर को जो है दिल्ली में भी एक पेज, पूरे एक पेज का विज्ञापन ये जो है वो छापा गया। दरअसल ये सब जो कुछ हो रहा है, लग यही रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हासिल करने के लिए हो रहा है, लेकिन अभी तक शायद ये स्थिति नहीं है कि चिराग पासवान या रामविलास पासवान अपनी पार्टी के साथ जेडीयू को अलविदा कह दें और एनडीए को अलविदा कह दें और आरजेडी के साथ में जाकर चुनाव लड़ें, क्योंकि वहाँ भी उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलने वाला है, सिवाय इसके कि कुछ ज़्यादा सीटें मिल जाएंगी। अगर वो 90 या 100 या 150 सीटों की बात कर रहे हैं तो नहीं मिल सकती है। लेकिन एक खतरा है। 2005 में रामविलास पासवान जी ने यही एक तरीका निकाला था और उन्होंने आरजेडी के बहुत सारे कैंडिडेट्स के खिलाफ जो है वो अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए थे। नतीजा ये हुआ कि आरजेडी जो है उसको पराजय का मुंह देखना पड़ा, नीतीश कुमार का अभ्युदय हुआ और अभी 15 सालों से वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं। लेकिन अभी की स्थिति में वो वोट काटने में कितना सक्षम होंगे कहना मुश्किल है, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त ध्रुवीकरण जो है वो हो चुका है। तो बिहार चुनाव पर अपडेट जो है हम आपको लगातार देते रहेंगे, लेकिन इस प्रोग्राम में बस इतना ही। मैं चलते चलते सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि इस प्रोग्राम के अंत में एक बटन मिलेगा आपको और डिस्क्रिप्शन का बटन, उसे आप दबाएंगे तो हम आपको बताएंगे कि आप सत्यहिंदी.com के सदस्य कैसे बन सकते हैं। ये हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। आज जब पत्रकारिता जो है वो कुछ घरानों में केंद्रित है, बायस्ड है
उस समय एक निष्पक्ष पत्रकारिता की कोशिश हम लोग कर रहे हैं, उसमें आपकी मदद जो है हमें आगे बढ़ने में सहायता करती है। तो आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।